वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल में क्लास 10th का ही हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम आज इक्विलिब्रियम की टाइप स्टडी करेंगे। इक्विलिब्रियम की टाइप्स के बाद हम लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टडी करेंगे और फिर लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम आते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि हमने जो इक्विलिब्रियम की जो टाइप्स रखी हैं, इक्विलिब्रियम की जो टाइप्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स हैं, कि जो उसकी फिजिकल स्टेट्स हैं उनकी बेस के ऊपर हमने इक्विलिब्रियम जो है उसकी टाइप्स डिफाइन की है। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट्स हमारे पास दो किस्म की टाइप्स आती हैं। नंबर वन इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड नंबर सेकंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम जैसे होमो नाम से जाहिर है सेम, नाम से क्या जाहिर है सेम। फिर दूसरी हम क्या बात कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसको डिफाइन करेंगे द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच the reacting substances and the product will have same physical states। क्या बात की मैंने कि हमारे पास जो दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं और जो चीज हमारे पास बन रही है उन दोनों की जो स्टेट है, उन दोनों की जो हालत है वो सेम रहेगी आपके पास। क्लियर? कि सेम फिजिकल स्टेट, दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम in which the physical state of reacting substances and the product is same. Example, N2 in gaseous state plus O2 in gaseous state forms 2NO in gaseous state. Clear? अब यहाँ पे आप चीज नोट करें, N2 भी गैसेस, ऑक्सीजन भी गैस एंड NO भी गैस, तो तीनों की फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है। तीनों की फिजिकल स्टेट आपके पास सेम है, तो दिस वन इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। दूसरी एग्जांपल कि 2SO2 गैसियस स्टेट प्लस O2 इन गैसियस स्टेट फॉर्म्स 2SO3 in gaseous state. Now these three substances, the reactant and product, have same physical state, so it is होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। कि तीनों जो आपके पास यहाँ पे सब्सटेंसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, NO, ये आपके पास क्या है, इनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सेम होगी, तो ये आपके पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दूसरे पे आ जाते हैं हेट्रोजीनियस, नाम से जाहिर है हेट्रो मीन डिफरेंट, हेट्रो मीन डिफरेंट, कि डिफरेंट फिजिकल स्टेट। अब यहाँ पे लाजमी नहीं कि तीनों स्टेट्स डिफरेंट हों, यहाँ पे लाजमी है कि हर स्टेट एक जैसी हो। ये तीनों सॉलिड, तीनों गैसेस या तीनों लिक्विड हो तो होमोजीनियस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे अगर किसी एक की भी स्टेट चेंज होगी, जैसे ये दो तो गैसेस हैं, ये सॉलिड है तो स्टेट चेंज होगी, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो एक आध तो चेंज है ना। तो जब एक भी चेंज हो जाएगी तो आपके पास वो हेट्रोजीनियस में आ जाएगा, आपके पास वो किस में आ जाएगा, हेट्रोजीनियस में आ जाएगा। तो चले जाते हैं डेफिनेशन पे कि दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द वन और मोर देन वन फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। कि आपके पास जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो कार्बन यहाँ पे सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस है और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आपके पास गैस है। लेकिन इन तीनों में एक चीज देखें कि इन तीनों में हमने चीज नोट की कि कार्बन सॉलिड है, एक फिजिकल स्टेट क्या हो गई, डिफरेंट आ गई, तो वो हेट्रोजीनियस में आ जाए। कोई एक भी आ जाए, दो भी आ जाए, ठीक है, कोई एक डिफरेंट हो जाए, ये सॉलिड हो जाए, ये लिक्विड हो जाए, ये गैस हो जाए, ये सॉलिड, बाकी दोनों गैसेस, कोई भी एक भी चेंज आ गई तो वो आपके पास हेट्रोजीनियस में आ जाएगा। दूसरी एग्जांपल कार्बन सॉलिड प्लस वाटर गैस फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस। तो यहाँ पे देखो ये तीनों गैसेस हैं लेकिन एक चेंज होगी, जब एक चेंज हो जाएगी तो
आपके पास क्या हो जाएगा, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की, किसके ऊपर, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आपको क्लियर होगा ये चीज क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं। टू नॉर्वेजियन साइंटिस्ट, दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, कैटो मैक्सिमिलियन गुल्डबर्ग एंड पीटर वेज इन 1884। ये दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को पेश किया, रिप्रेजेंट किया, इंट्रोड्यूस किया। क्लियर है? तो कौन, कैटो मैक्सिमिलियन गुल्डबर्ग, पीटर वेज इन 1884। आप इसको सीएम गुल्डबर्ग भी कर सकते हैं, आप इसको पी वेज भी कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम ये जो इक्विलिब्रियम वाला हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम रेट स्टडी कर रहे हैं कि आपका रिएक्शन किस रेट के साथ, किस स्पीड के साथ रिप्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, आगे जा रहा है। क्लियर? तो द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of reacting substances। सिंपल सी बात है कि आपको भूख लगी है, तो आपको 2 रोटियों की भूख लगी है, तो आप वो 2 रोटियां खाएंगे तो आपकी भूख खत्म होगी। अब आपकी भूख किस पे डिपेंड किया, उसने रोटियों के ऊपर डिपेंड किया या कोई भी खाने की चीज जिससे आपकी भूख खत्म हो जाए। तो यहाँ पे भी यही बात है कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के ऊपर। जब 2 चीजें आपस में मिलेंगी तो कुछ बनेगा ना। क्लियर? तो जितनी, अब एक और एग्जांपल सिंपल सी ले लेते हैं, आप जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। क्लियर? तो वो गुड़ क्या है, वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है। क्लियर? अब यहां पे क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब ये जो प्रोडक्ट है ये मल्टीप्लाई वाला है, ये मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट नहीं है जो चीज बनती है। ठीक है? तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्टिव मासेस। अब एक्टिव मास क्या चीज है? एक्टिव मास है मोलर कंसंट्रेशन, मिकदार उसकी। एक्टिव मास क्या है आपके पास? मोलर कंसंट्रेशन। कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को हम एक्टिव मासेस कहते हैं, कि कितना आप उसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कंसंट्रेशन को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में या स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्लियर है? कोई भी आपके पास कंपाउंड है उसको इसके अंदर लिखोगे, उसके साइड पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, वो एक्टिव मास हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एक्टिव मास। तो एक्टिव, व्हाट इज एक्टिव मास? कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। एग्जांपल यहां पे मैंने लिखी, लेट्स से वी हैव अ जनरल रिएक्शन, वी हैव अ जनरल रिएक्शन A plus B फॉर्म C plus D। A plus B ने मिलकर C plus D बनाया। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के ऊपर ना, जो रिएक्ट कर रहे हैं। ये 2 शुरू में कुछ भी नहीं थे, ये हुए, आपस में मिले, उसके बाद ये बना। तो डिपेंड किस पे करेगा? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के ऊपर। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी स्टेटमेंट में कि रेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। और यहां पे मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन भी बताई कि A पे भी डिपेंड करेगा, B पे भी डिपेंड करेगा। अब ये इसकी कंसंट्रेशन लिख दी मैंने, A और B रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, फिर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है दोनों का, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? क्योंकि दोनों हिस्सा ले रहे हैं, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हम हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को कहते हैं रेट कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर? अब दूसरी एग्जांपल ली हमने, A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B फॉर्म C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। अब जो रेट है वो इन पर डिपेंड करेगा। अब ये मोल्स हैं इसके, क्योंकि ये भी कंसंट्रेशन डिसाइड कर रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 मोल है, कुछ है A है, B है, 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकते हैं आपके पास, तो उन पे भी डिपेंड करेगा। तो वो उसकी पावर हो जाएगी, वो उसकी क्या हो जाएगी? पावर। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A। क्यों? कि अगर ये 2 है तो ये डबल हो जाएगा, 3 है तो ट्रिपल हो जाएगा। B कंसंट्रेशन पावर B, क्योंकि B के भी मोल्स डिपेंड करेंगे। तो A एंड B आर मोल्स, A एंड B आर मोल्स।
ये मोल्स हैं, कितने मोल्स हो रहे हैं, क्लियर। तो इक्वल का साइन डाला, के आ गया, के कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑफ पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। तो ये है आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आपके पास क्या चीज आ गई, लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्वेजियन साइंटिस्ट कैटो मैक्सिमिलियन गुलबर्ग एंड पीटर वेज 1984 में इसने इंट्रोड्यूस किया इन दोनों ने। उसके बाद कि जो आपके पास रेट है केमिकल रिएक्शन का, वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के ऊपर, ठीक है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास दो एग्जांपल्स आ गए, क्लियर। अब हम जाते हैं इसकी डेरिवेशन के ऊपर। अब हम किस पे जाते हैं, इसकी डेरिवेशन के ऊपर कि हाउ द लॉ ऑफ मास एक्शन इज डिराइव्ड। कोई भी मेरे पास इक्वेशन है तो मैं इसको डिराइव कैसे करूंगा, मैं इसको कैसे डिराइव करूंगा कि आपके पास ये जो सामने मैंने एग्जांपल लिखी, इस एग्जांपल के मुताबिक आप इसको कैसे डिराइव करेंगे, आप इसको कैसे डिराइव करेंगे। अब ये तो मैंने सिंपल आपको बताया, ये मैंने आपको सिंपल बताया, फॉरवर्ड रिएक्शन सिर्फ बताया। लेकिन हम इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे देखेंगे। तो क्या जी, डेरिवेशन, हम इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं। लेकिन हम इसकी डेरिवेशन कब कर रहे हैं, हम इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम, स्टेट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो आपके पास रिएक्शन में थोड़ी सी तब्दीली आएगी। रिएक्शन में क्या आएगी, तब्दीली आएगी। कैसे, फॉर एग्जांपल A प्लस बी फॉर्म्स C प्लस B, कौन सी स्टेट है, इक्विलिब्रियम। क्या बताया था, इक्विलिब्रियम को डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, जब ये डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसका मतलब है कि A प्लस बी मिलकर C प्लस डी बना सकते हैं और C प्लस डी वापस A प्लस बी बना सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल। अब इसके लिए हमने रेट डिफाइन किया। अब इस रेट को दो तरीके से डिफाइन करेंगे। नंबर वन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट स्टडी करेंगे। आपके पास स्टेटमेंट वही है, क्या, कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक हो गया। अब ये आपके पास क्या आ गया, रेट आ गया। ये आपके पास क्या चीज आ गई, रेट आ गया। अब क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है तो यहां पे हम इसको थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। RF, F stands for forward, directly proportional to the concentration of reacting substances, the concentration of reacting substances। यहां पे हम एक लेकर आएंगे, कांस्टेंट लेकर आएंगे KF। KF is rate constant for forward reaction, concentration of A and concentration of B। तो ये रेट हो जाएगा किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड प्रोसीड कर रहा है, रिएक्शन अभी किधर प्रोसीड कर रहा है, फॉरवर्ड प्रोसीड कर रहा है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है तो जब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो ये वापस A प्लस B में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, दोनों एक दूसरे को इक्वल कर देंगे। अब हम दूसरा केस स्टडी करते हैं। दूसरा केस है आपके पास कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, एक ही बात है, बैकवर्ड है या रिवर्स है। अब देखो, A प्लस बी फॉरवर्ड, C प्लस डी बैकवर्ड, तो रेट आप किस पे डिपेंड करेगा, C प्लस डी पे। और रेट कौन सा है, रिवर्स डायरेक्शन का। तो आपके पास आ जाएगा R is directly proportional to the concentration of C and concentration of D। क्यों, कि अब C प्लस D जो है वापस A प्लस D में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब ये एक्टिव मास है, अब ये एक्टिव मास नहीं है, अब आपके पास C प्लस D क्या हो जाएगा, एक्टिव मास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लेकर आएंगे,
क्योंकि ये कांस्टेंट किसके लिए है, रिवर्स डायरेक्शन के लिए है, रिवर्स रिएक्शन के लिए है। तो के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब हमने दो केसेस स्टडी किए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन। अब जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस B एंड द कंसंट्रेशन ऑफ C प्लस D बिकम्स इक्वल, तो यहाँ पे आप लिखोगे एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दोनों रेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो दिस वन इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। अब जब दोनों रेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो आप यहां पे क्या लिखोगे कि RF की जगह आपने लिख दिया KF कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू रिवर्स आपके पास आ जाएगा। तो KR क्या आ जाएगा आपके पास, KR कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई, KF A प्लस B यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, KR यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो KF डिवाइड बाय KR इज इक्वल टू C प्लस D, C इंटू D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। अब ये आपके पास क्या है, KF डिवाइड बाय KR। वी नो दैट KF डिवाइडेड बाय KR is equal to Kc, so Kc will be is equal to concentration of C, concentration of D divided by concentration of A and concentration of B. Now what is this Kc? Kc is concentration. Kc is concentration at equilibrium. And it is called as equilibrium constant. It is called as equilibrium constant. Clear? दोबारा इसको एक दफा देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने डेरिवेशन जो इसकी की एक्सप्रेशन की A प्लस B फॉर्म C प्लस D इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखा, फिर हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन देखा, फिर हमने एट इक्विलिब्रियम देखा। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होते हैं आपके पास, इक्वल हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हमने इसको कंबाइन किया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ, तो आपके पास क्या चीज आई, Kc कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? तो कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर रिवर्स रिएक्शन, और दोनों को जब हमने इक्विलिब्रियम स्टेट पे देखा तो ये आपके पास ये चीज क्लियर है। क्लियर है? तो किसी किस्म का अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।